दोस्तों पिछले साल भी कुछ ऐसे छात्र थे जो कि ये सोचते थे कि अभी एग्जाम का बहुत टाइम है और ये टाइम इसका कब निकल गया, रिजल्ट भी आ गया, एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट खराब भी उसका आ गया, लेकिन उसको अभी तक मालूम नहीं पड़ा। ठीक है, मैं कुछ ही ऐसे छात्रों को कह रहा हूं क्योंकि बहुत ऐसे छात्र जो कि अभी तक तैयारी भी नहीं शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेके आए 100 VPI सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव। अब सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2010 से लेकर के 2020 तक बार बार पूछा गया, यानी कि 3 बार 4 बार। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, फ्यूज वायर बना होता है। सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन को देख लीजिए आप, रिलेशन वाला पूछ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स के लिए, यानी कि 12 बोर्ड का आपका एग्जाम के लिए फिजिक्स का काफी मोस्ट VPI सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, जो कि 3 से 4 बार कम से कम ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके जरूर जाइए। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फ्यूज वायर बना होता है। और दोस्तों ये जो है पार्ट 1 है, इससे पहले हम लोगों ने ये जो है पार्ट 2 है, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर कर लिया है, तो आप इसके बाद उसको जरूर देख लीजिएगा पार्ट 1 को जाकर के। ठीक है, अच्छे से कवर किया उसको भी, क्योंकि उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर प्लेलिस्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों फ्यूज वायर बना होता है। सबसे पहले आप लोग बताइए क्या फ्यूज वायर का मतलब आपको पता है? तो दोस्तों एक ऐसा कंपोनेंट जो कि किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या हुआ, एक बोर्ड हम लोग जैसे प्लग लगाते हैं, जो बटन लगा हुआ होता है, तो इसके ऊपर में आप कॉर्नर पे देखेंगे, वहां पर कॉर्नर पर देखेंगे एक फ्यूज लगा हुआ था। उसका सिर्फ काम इतना होता है कि वोल्टेज अगर ज्यादा आ जाए तो लाइन कट हो जाना चाहिए, अगर कहीं पे शॉर्ट लग जाए तो लाइन कट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर जो एक वायर होता है छोटा सा, तो उसको कहते हैं फ्यूज वायर। और वो जो है किसका बना होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है टीन सीसा के मिश्र धातु का, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो फ्यूज वायर जो है वो टीन सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रेरण कुंडली, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन कॉइल। तो दोस्तों ये जो कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो प्रेरण कुंडली जो है वो विद्युत सिद्धांत के कार्य पर कार्य करता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है ये, देखेंगे थोड़ा सा रिलेशन वाला क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट किया गया है, धारा घनत्व को जे से, और प्रतिरोधकता को यहाँ पर रॉ से डिनोट किया गया है। इसको क्या पढ़ते हैं? रॉ पढ़ते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, जे जो है यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसको धारा घनत्व को जो है ऐसे डिनोट किया जाता है। धारा घनत्व क्या होता है? तो दोस्तों चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रभावित होने वाले विद्युत धारा, मतलब हुआ जैसे कि कोई क्षेत्र है उसके अंदर कोई धारा प्रवाहित हो रहा है, तो वो जो प्रभावित हुआ जिस जगह पर जाके, उसी को हम लोग धारा घनत्व तो बोलते हैं और उसको जे से डिनोट करते हैं सिंपली। ठीक है, तो इन तीनों के बीच का आपको यहाँ पर रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो पूछा भी किया आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। इसका जो दोस्तों रॉ बराबर होता है ई अपॉन जे। क्या होता है? रॉ बराबर ई अपॉन जे, यानी कि प्रतिरोधकता बराबर आपका दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र अपॉन धारा घनत्व। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन दिया हुआ। अब अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर ई बराबर लेंगे, तो क्या रॉ बराबर जे ऐसे करके होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रॉ इनटू जे, यानी कि धारा घनत्व ऐसे होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? आपका ए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप यहाँ पर दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रॉ इनटू धारा घनत्व, यानी कि प्रतिरोधकता इनटू धारा घनत्व। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप लोग डिटेल में चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर फोकस बना दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्वप्रेरकत्व, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, इसका यूनिट क्या है बताएंगे दोस्तों? जल्द से आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे, इसका यूनिट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हेनरी, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन जो है 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे लेटेस्ट 2020 में, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। ठीक है, हेनरी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफार्मर द्वारा बदला जाता है। तो ट्रांसफार्मर मालूम है, ट्रांसफार्मर क्या करता है? वो एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है निम्न विभव को उच्च विभव में तथा उच्च विभव को निम्न विभव में। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको मालूम है जो पोलिंग किया हुआ होता है वो 11,000 वोल्ट का होता है। कितना हजार? 11,000। और हम लोगों का जो घर तक बिजली आती है वो 450 वोल्ट होता है। तो ये 11,000 बिजली को कम कर दिया, किसके द्वारा कम किया गया? ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का काम यही होता है कि वो जो विभव है, यानी कि पोटेंशियल है, उच्च को निम्न कर देता है और निम्न को उच्च कर देता है, यही काम होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। देखिए स्टेप ऑफ ट्रांसफर में जो आपका रिलेशन होता है वो किस प्रकार होता है, सिंपली ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। ठीक है, इसका देखिए आप आंसर देखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 6 का, तो इसका आंसर जो है वो है NS इज ग्रेटर देन NP। क्या है? NS इज ग्रेटर देन NP। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका AC को मापा जाता है, यानी कि अल्टरनेट करंट को कैसे मापा जाता है।
गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है, या चल कुंडली अमीटर द्वारा, या फिर तप्त ताड़ यंत्र द्वारा। तो दोस्तों इसका यानी कि प्रश्न नंबर 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है तप्त ताड़ यंत्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो एसी को कैसे मापा जाता है? तप्त तार यंत्र के द्वारा मापा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी का समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि अल्टरनेट करंट का समीकरण दिया हुआ है 4 sin पाई टी। कितना दिया हुआ है? 4 sin पाई टी। अब यहाँ पर आपको आवृत्ति पूछ रहा है, तो देखिए जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो सेम टू सेम पूछा गया, आपको सोल्यूशन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है 50 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। तो हो सके तो आप लोग ये क्वेश्चन को रट लीजिए, क्योंकि एसी का जो समीकरण ये सेम टू सेम ऐसा ही दिया हुआ रहता है और इसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 का आपका वो है ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो फिर से कमेंट करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाती है, फिर आप ही लोग बोलते हैं सर जल्दी जल्दी कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एसी का 3A बराबर होता है, मतलब अल्टरनेट करंट का 3A बराबर क्या होगा? यहाँ पर सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 3 कूलम पर सेकेंड। कितना होता है? 3 कूलम पर सेकेंड, 3A बराबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो के कार्य करने का सिद्धांत है। तो बताइए जो डायनामो जो जिस कार्य का सिद्धांत पर कार्य करता है उस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? सिंपली फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ जो सिद्धांत होगा वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो डायनामो जो कार्य करता है, डायनामो का कार्य क्या होता है? जो मोटर से जो है यानी कि जो घूमता है उससे एक बिजली उत्पन्न करता है, यानी कि एसी करंट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो डायनामो का ये काम होता है, और वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ये जनरेटर पर लगा हुआ होता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सरलता जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी, तथा अनुगमन वेग जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बीच का संबंध क्या है? यानी कि आपको सचलता और अनुगमन वेग ये दोनों के बीच के रिलेशन आपको सिंपली पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी गया, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका म्यू। इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू इज इक्वल टू वी डी ई। वी और यहाँ पर स्मॉल डी मतलब ड्रिफ्ट, ठीक है, और वी मतलब वेलोसिटी। तो स्मॉल वेलोसिटी है इसलिए यहाँ पर म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू इज इक्वल टू वी डी ई। ये रिलेशन होता है सरलता और अनुगमन वेग के बीच का, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चित्र 2 तापों T1 तथा T2 पर किसी चालक के लिए V और I ग्राफ दिखलाया गया है। यहाँ पर आप लोग देखिए V और I ग्राफ दिया हुआ है। अब आपको सिंपली पूछ रहा है कि T2 और T1 जो है वो किसके समानुपाती है। सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई T2 और T1 का जो समानुपाती है वो किसके बराबर है। सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ग्राफ को देख लीजिए और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 2 ताप दिया हुआ है, T1 और T2, और यहाँ पर वी आई ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है T2 और T1 के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। अब आप लोग यहाँ पर फिगर को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर को आप लोग देखिए। यहाँ पर फिगर को अगर देखेंगे दोस्तों तो L है, यहाँ पर I है, T2 T1 दिया हुआ है। इसका जो हम लोग राइट आंसर को देखेंगे तो वह है cot थीटा, cot 2 थीटा। कितना है? cot 2 थीटा। तो यहाँ जो T2 और T1 का जो समानुपाती रिलेशन होगा वो cot 2 थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स होता है। तो विद्युत प्रतिरोध जो है उसका व्युत्क्रम क्या होता है? धारा क्या होता है दोस्तों? जल्द से आप लोग कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका विद्युतीय चालकता, यानी कि ऑप्शन डी, विद्युतीय चालकता। ठीक है, विद्युतीय देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए, ये विद्युतीय। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है वो विद्युतीय चालकता होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। एन लपेटों, एन मतलब क्या कि एन मतलब कोई नंबर मान लीजिए, तो एन लपेटों की संख्या तथा त्रिज्या वाले वृत्तकार कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण होता है। तो मान लीजिए ये कोई डंडा है, ठीक है, और इस डंडा को बार बार एन टाइम्स जो है लपेटा गया। अब आपको सिंपली पूछ रहा है कि भाई इसका जो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण है वो कितना होगा। सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये बेसिकली फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन बी, म्यू नॉट NI2R। म्यू नॉट क्या इसको पढ़ते हैं? म्यू नॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर NI2R, एन यहाँ पर लपेटों की संख्या, 2R, R मतलब यहाँ पर रेडियस। ठीक है, और I मतलब करंट। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अगर इलेक्ट्रॉन का वेग 2I का प्लस 3J कैप हो तथा इस पर 4K का चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाए तो यह होगा 2I कैप J कैप, यहाँ पर 3J कैप, ये इलेक्ट्रॉन का वेग है यानी कि वेलोसिटी है, और इस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र भी दिया हुआ 4K कैप। अब आपको सिंपली पूछ रहा भाई कि जो इसका रास्ता है क्या वो बदलेगा? चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाए तो यह क्या रास्ता बदल देगा, चाल बदल देगा, यानी कि स्पीड बदल देगा, या फिर रास्ता बदल देगा, या फिर दोनों में से कोई होगा। तो दोस्तों 15 का जो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रास्ता बदल देगा, यानी कि ऑप्शन ए, पथ बदल देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग अगर इतना हो और इस पर इतना चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाए तो ये जो है अपना पथ यानी कि रास्ता बदल देगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अवबाधा जिसको बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस, एक प्रकार का है।
तो दोस्तों आप लोग बताइए, ये जो अवाधा है यानी कि ये क्या है, प्रतिरोध है, धारा है या फिर विद्युत वाहक बल है। तो दोस्तों 16 का जो आपका राइट आंसर होगा वो है प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो अवाधा जो है वो एक प्रकार का प्रतिरोध है, इंपीडेंस जो है वो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक तार में धारा प्रवाहित करने पर कुछ दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। एक तार में जब हम लोग धारा प्रवाहित किए तो कुछ दूरी पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है क्या वो बदलेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1r के साथ। ठीक है, तो एक r के साथ जो है इसका उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बदलेगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एसी यानी कि अल्टरनेट करंट परिपथ में औसत एवरेज शक्ति होता है। तो सिंपली बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई अल्टरनेट करंट में जो है एवरेज शक्ति कितना होता है, औसत शक्ति कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका IRMS। कैसे डिनोट करते हैं इसको, IRMS। बहुत बड़ा थ्योरी है, अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको पढ़ा दूंगा। IRMS MERMS cos थीटा, तो ये आपका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, औसत शक्ति का एसी यानी कि अल्टरनेट करंट परिपथ में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का कारण होता है। मतलब पूछ रहा है कि भाई जो चुंबकीय पदार्थ है उसमें चुंबकत्व का क्या कारण होता है। 90 क्वेश्चन है आपका। इसका जो राइट आंसर होगा वो है इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन गति, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन गति। तो चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकत्व का कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन गति। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। तो बताइए दोस्तों चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होगा। 20 यानी कि इस चारों ऑप्शन में से वेबर होगा या फिर वेबर बटे मीटर होगा, क्या होगा, ये मीटर लिखा हुआ है। तो दोस्तों 20 का जो आपका राइट आंसर होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा वेबर आपोषी। ठीक है, वेबर आपोषी यानी कि ऑप्शन डी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को कौन से घुमाने के लिए कार्य करना पड़ता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसको चुंबक को, उस आघूर्ण वाले चुंबक को कौन से घुमाने के लिए क्या कार्य करना पड़ेगा, यानी कि कितना का कार्य करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा थ्योरी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका MB1 - cos थीटा। क्या है, MB1 - cos थीटा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। आयन परमाणु लगातार टक्कर के बीच विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करता है, वह पथ होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली पूछ रहा है कि आयन परमाणु जो होता है वो लगातार टक्कर मारता है और इसके बीच जो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो, जैसे क्योंकि टक्कर मारने पर कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसको छोड़ देता है और वो गमन जो करता है, छोड़ने के बाद जो अपना रास्ता अलग बना लेता है, गमन करते रहता है, तो उसका पथ कैसा होता है, सीधी होता है, वृत्तीय होता है। ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका वक्र पथ, ऑप्शन डी। ठीक है, तो कोई भी आयन है जो टक्कर मारता है उससे जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो वक्र पथ पर, यानी कि वक्र पथ पर चलता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए परिपथ में धारा I का मान है। तो सिंपली आपको यहाँ पर दिया हुआ सारा चीज 2 एम्पियर 7 एम्पियर ये करंट दिया हुआ है और आपको यहाँ पर I, धारा को I से डिनोट करते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपली धारा पूछ रहा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका दोस्तों -3 है। अब आप लोग ये कैसे बोलेंगे -3 है, तो क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है माइनस कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन जो है उसको माइनस कर देते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका -3 है। डायरेक्शन मतलब क्या है कि ये देखिए, ये 2 एम्पियर आपका निकल रहा है, ये 7 एम्पियर आ रहा है, ये 3 एम्पियर निकल रहा है, 5 एम्पियर निकल रहा है। तो निकलने वाले को पहले जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 5 2 7 और 3 10, टोटल 10 निकल रहा है और एक सिर्फ आने वाला है 7 और आने वाला कितना है 7। तो 7 आपके पास 7 रुपया आ रहा है और 10 जा रहा है, तो कितना हो गया, -3 एम्पियर हो गया। तो राइट आंसर जो है आपका वो डी हो जाएगा। इसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ये जो निशान दिया हुआ है, ये निशान, इस निशान से आपको पता लगाना होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विद्युत चुंबक, ये क्वेश्चन जो है ना हर बार पूछता है इस तरीके का क्वेश्चन, इसलिए आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विद्युत चुंबक जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, किससे बनाया जाता है, स्टील से, नरम लोहा से, हवा से या फिर तांबा तथा जस्ता का मिश्रण से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका हवा से। ठीक है, तो विद्युत चुंबक जो है 24 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, हवा से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो हवा से बनाया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विषुवत रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर पर चुंबकीय गमन होता है। मतलब कि विषुवत रेखा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, इस पर जो चुंबकीय नमन होता है वो कितना डिग्री पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 0 डिग्री। कितना, तो विद्युत रेखा पर जो चुंबकीय नमन होता है वो 0 डिग्री पर होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चुंबकीय द्विध्रुव यानी कि डायपोल का बल आघूर्ण, जिसको हम लोग आघूर्ण को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, और चुंबकीय ध्रुवीय ध्रुव को क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच को जो आघूर्ण है वो कितना है, यानी कि टॉर्क कितना लगता है द्विध्रुव में, चुंबकीय द्विध्रुव में, यानी कि डायपोल में। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका MB sin थीटा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो चुंबकीय ध्रुव में बल का आघूर्ण MB sin थीटा होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। कैथोड किरणें
यहाँ पर पूछ रहा है भाई कैथोड किरणें जो है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, फोटोन होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड किरणों पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो कैथोड किरणों पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 28 क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। तो बताइए जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसमें क्या बदलता है, धारा की दिशा या फिर धारा का मान या फिर दोनों, मान और दिशा यानी कि डायरेक्शन और मतलब कि हाँ डायरेक्शन हो गया और मान हो गया यानी कि वैल्यू। ठीक है, तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोनों, यानी कि मान और दिशा। तो धारा की दिशा भी बदलता है और धारा का मान भी बदलता है प्रत्यावर्ती धारा में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कूलम्ब बल है। यहाँ पर ये बल लिखा हुआ बल, सॉरी, तो कूलम्ब बल है। तो जो कूलम्ब बल होता है फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं, तो वो क्या केंद्रीय बल है या फिर विद्युतीय बल है या फिर दोनों है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 29 का वो है दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, तो कूलम्ब जो है वो दोनों है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, पारावैद्युकता का मात्रक होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई पारावैद्युकता का मात्रक क्या होता है, आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है, कूलम स्क्वायर, उसके बाद पर न्यूटन, इसको पर पढ़ते हैं, और ये पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर रियल में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, उसके बाद एम स्क्वायर बटा में लिखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा 30 का। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो सिंपली पूछ रहा है भाई कि एक कूलम आवेश में जो है इलेक्ट्रॉन का कितना संख्या होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6.25 इंटू 10 पे पावर 18, 6.25 इंटू 10 पे पावर 18। तो कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ए, ऑप्शन ए के बराबर होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर फ्लक्स पूछ रहा है और यहाँ पर गोले पर आवेश जो है वो दिया हुआ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका 32 का सॉल्यूशन मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। देखिए आपका ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन जो है वो ज्यादा है, इसलिए आपको कोशिश पहले ये करेंगे जो इजी क्वेश्चन होगा, जो तुरंत बन जाएगा, वही क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना। उसके बाद अगर आपका 40 क्वेश्चन मान लेते हैं, आपको 35 क्वेश्चन बनाना है और 35 क्वेश्चन आपका नहीं बना तब फिर आपको न्यूमेरिकल बनाना। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं एक तरफ से बनाते जाता है, आपको वो नहीं करना। पहले जो इजी क्वेश्चन रहेगा, जो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन रहेगा, आपको देखते ही बन जाना चाहिए, उस तरीके का क्वेश्चन पहले बना देना। उसके बाद आपको क्वेश्चन को गिनना है कि कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद फिर जो है आपको शुरू करना है अपना, जो अगर क्वेश्चन 35 क्वेश्चन नहीं पूरे तो फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल बनाना है। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करना है कि एक तरफ से बनाते चले गए, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा 36 पाई इंटू 10 पे पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें हमें, हम जरूर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। स्थिर विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षित, असंरक्षित या फिर कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो है संरक्षित, यानी कि ऑप्शन ए। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो है वो संरक्षित होता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो जो आप समझ पा रहा है, कोई विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस पर कोई हम लोग विद्युत द्विध्रुव को यानी कि कोई यंत्र को वहां पर लेके गए जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव, और उसमें जो घुमाने के लिए जो कार्य किया जाता है, तो वहां पर कितना कार्य लगता है, कितना बल लगता है, सिंपली आपको कितना एनर्जी लगता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि वर्क बराबर एनर्जी होता है, W बराबर E। ठीक है, E और एनर्जी कोई सा भी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई सा भी एनर्जी हो, वर्क और ये बराबर होता है। तो आपको सिंपली पूछ रहा है भाई ये जो एनर्जी है कितना लगा विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका W = me1 - cos थीटा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, W = me1 - cos थीटा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, यदि चालक की लंबाई को दुगुना किया जाए तो प्रतिरोध होगा। तो 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा या फिर आधा होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 4 गुना। चालक की लंबाई को अगर दुगुना करेंगे तो प्रतिरोध 4 गुना, अगर 4 गुना करेंगे तो 16 गुना, अगर यहाँ पर 16 गुना करेंगे तो 256 शायद होता है, तो 256 गुना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो छोटा ही पूछता है, तो प्रतिरोध को दुगुना यानी कि चालक को दुगुना करेंगे तो भाई प्रतिरोध जो है वो 4 गुना होगा किसी चालक का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ओम नियम का पालन नहीं करता। तो बताइए निम्न में से कौन ओम का नियम का पालन नहीं करता, ओम्स लॉ का पालन नहीं करता, विद्युत रोधी या फिर अर्धचालक या फिर डायोड या फिर तीनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका तीनों, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ओम नियम का जो पालन है वो विद्युत रोधी भी नहीं करता है, अर्धचालक भी नहीं करता और डायोड भी नहीं करता। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, चित्र में एक सीधी चालक में से धारा एवं सी प्रवाहित हो रही है। धारा मतलब आई और यहाँ पर सी मतलब कि करंट प्रवाहित हो रही है, जो 2 भाग में विद्युत वृत्तीय लूप में बढ़ जाती है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 0।
ये हो जाएगा कितना 0। ठीक है, अब क्यों होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कोई सीधा चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है और दो भाग में जो वृत्तीय लूप है वो दो भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, दो भाग में आप देखेंगे अगर तो ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, इधर जा रहा है। तो बताइए लूप के केंद्र पर कोई उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये वायर ऐसे लगा हुआ, ऐसे लगा और ये वायर जो है निकल जा रहा है, जो भी करंट आ रहा है, तो 0 राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बताऊंगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए, विद्युत वाहक बल का जो विमा है यानी कि डायमेंशन है वो क्या है? विद्युत वाहक बल का। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ml2 क्या है? ml2t-3 I-1। ठीक है, ml2t-3 I-1 ये विद्युत वाहक बल की विमा होती है यानी कि डायमेंशन होती है। लेंज का नियम संबंध है, तो लेंज का नियम जो है वो किससे संबंध है? आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से। तो दोस्तों 39 का जो राइट आंसर है वो ऊर्जा से यानी कि एनर्जी से। तो लेंज का जो नियम है, लेंज लॉ जो है वो ऊर्जा से संबंध है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। जल के भीतर स्थित हवा का बुलबुला चमकता हुआ प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? 10th क्लास में हम लोग पढ़े कि जल के भीतर जो स्थित हवा है वो चमकता हुआ थोड़ा सा क्यों नजर आता है? जो अंदर हवा होता है, पानी के अंदर जो हवा होता है वो चमकता हुआ हम लोगों को क्यों नजर आता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो अपवर्तन है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं और 12th क्लास में भी आपका परावर्तन अपवर्तन ये दोनों चैप्टर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? जल के भीतर स्थित हवा का बुलबुला चमकता हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण है तो हम लोगों ने अभी तो पढ़ा अपवर्तन। सेम क्वेश्चन क्यों डाल दिया है? चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका ये 41 क्वेश्चन करवाए हैं। ये देखिए मैं फिर से बता दूं और 1 मिनट में बात को सुनेंगे। ये आपका पार्ट क्या था? 2 था। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर किया है जिसमें वहां भी आपको 41 ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जाइए, इसके बाद पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा या फिर कहीं भी प्लेलिस्ट वगैरह या फिर चैनल पे जाके देख लीजिए पार्ट 2। ठीक है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 ये है। पार्ट 3 अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन पे चेक करेंगे, बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट 3 का जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन पे जो है डाला हुआ रहेगा। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन आपको कराया जाता है, कोई भी क्वेश्चन डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 100% बताऊंगा। और किस तरीके से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, क्या क्या आप चाहते हैं क्वेश्चन आप लोग कीजिए कमेंट में, मैं आपको 100% नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो भी अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं, थ्योरी चाहते हैं, कॉन्सेप्ट चाहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।